मेरी छोटी बहन का नाम सुमन था। हम मध्यम वर्गीय लोग थे। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरे 2 भाई और मेरी बहन सुमन रहती थी। हम सभी भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम 2 बहनें थीं, लेकिन हमारी आत्मा एक थी। मेरी बहन सुमन देखने में बहुत खूबसूरत थी। हमारे घर में बड़े भाई की शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी को बस 2 हफ्ते ही बचे थे। सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि यह हमारे घर में पहली शादी थी। मैंने और सुमन में भाई के फंक्शन के लिए एक जैसी ड्रेसें खरीदी थी। सुमन के एक्सीडेंट वाले दिन सुमन और मैं बाजार में खरीदारी करने के लिए गए थे और दूसरी तरफ सड़क पार कर रहे थे। अचानक से सामने से एक कार आ गई। सुमन ने उसे देखकर हाथ भी हिलाया, लेकिन बिना रुके सुमन को टक्कर मारते हुए निकल गई। सुमन खून से लथपथ पड़ी थी। शॉपिंग बैग सड़क पर बिखरे पड़े थे। देखते ही देखते आसपास के लोग जमा हो गए। जैसे ही माँ ने सुमन को इस हालत में देखा तो वह बेहोश होकर गिर गई। लोग उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने माँ की तरफ देखा, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चिंता सुमन की हो रही थी। मेरा भाई पार्किंग में कार खड़ा करके ही आ रहा था कि तभी मेरा फ़ोन सुनकर वह वहाँ दौड़कर चला आया। सुमन को इतनी बुरी हालत में देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस दुनिया में ही नहीं है। कभी मेरे कानों में किसी की आवाज़ आई, वह सांस ले रही है, जल्दी ही एम्बुलेंस को बुलाओ। इसके बाद हम सब अस्पताल कैसे पहुँचे मुझे कुछ पता नहीं। डॉक्टर ने सुमन की कोई गारंटी नहीं ली। सुमन के सर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और खून बहुत ज़्यादा निकल चुका था। इसीलिए डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला लिया। लेकिन उन्होंने कहा, अब ऑपरेशन के बाद भी सुमन की गारंटी नहीं दे सकते। ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत भी हो सकती है या वह कोमा में जा सकती है। सुमन को इतनी बुरी हालत में देखकर मेरे माता पिता डॉक्टर की बात सुनकर अपने सिर पकड़कर बैठ गए। सुमन सभी की प्यारी थी, क्योंकि वह हमारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सुमन को ऑपरेशन थिएटर ले गए। बाहर हर कोई सुमन के लिए प्रार्थना कर रहा था। डॉक्टर साहब कब खबर सुना देंगे, इसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आ गए। हम सब डॉक्टर के पास भागकर गए। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन सुमन की तबीयत बहुत खराब है। हम सुबह तक उसके होश में आने का इंतजार करेंगे। अगर उसे होश नहीं आया तो वह कोमा में चली जाएगी। लेकिन 2 दिन हो गए और सुमन ठीक नहीं हुई। जिस चीज़ का डर था आखिर वही हुआ। डॉक्टर ने जो खबर हमें बताई वह बहुत डरावनी थी। हम नहीं कह सकते कि उसे होश में आने में कितना समय लगेगा। सुमन कोमा में चली गई थी। यदि आप अस्पताल का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं हैं, आप उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कर सकते हैं। मेरा भाई और पिता उसे इस अस्पताल से बाहर नहीं ले जाना चाहते थे। उनका मानना था कि सुमन को यहाँ अच्छा इलाज मिलेगा और वह जल्दी ठीक हो जाएगी। इसीलिए हमने सुमन को निजी अस्पताल में रखने का ही फैसला किया। लेकिन 2 महीने बाद 3 लाख का खर्चा आया। पैसे की कमी के कारण मेरे पिता ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। हम में से एक हर दिन सुमन के पास रहने लगा। 2 महीने बीत गए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमने अपने भाई को शादी के लिए तैयार किया। वह शादी के लिए मना कर रहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है जब तक सुमन ठीक नहीं हो जाती। लेकिन हम अजनबी लड़की को ज़्यादा दिनों तक रोक कर नहीं रख सकते थे। हमने भाई की शादी बहुत ही साधारण तरीके से करवा दी। कविता हमारे घर की बहू बन गई। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी और उन्होंने जल्दी ही घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। क्योंकि मेरी माँ अभी भी सदमे में थी। हमेशा बीमार रहने के कारण वह काम करने में भी असमर्थ थी और मेरा अधिकतर समय पढ़ने में और बाकी समय सुमन के साथ व्यतीत होता था। जब भी मैं हॉस्पिटल जाती तो सुमन से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुमन पर कोई असर नहीं होता था। हम दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सुमन ठीक हो जाए। ऐसे ही 1.5 साल बीत गया, लेकिन सुमन ठीक नहीं हुई। लेकिन अब हर कोई इंतजार करते करते थक गया था। मेरा भाई भी अपनी नौकरी और पत्नी में व्यस्त था। गलती उसकी नहीं थी, अब उसके सर पर जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। कई बार जब मेरे माता पिता के भी अस्पताल के दौरे लग रहे थे तो डॉक्टर उनसे कहते थे, सुमन के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसकी देखभाल के लिए हमारे स्टाफ यहाँ है। सुमन के हलचल के बारे में हम तुरंत आपको बता देंगे।
इस दौरान मेरा प्रेम प्रसंग हमारे गांव से मनीष से हो गया। मनीष एक अच्छा लड़का था। मैं अपने सारे सुख दुख मनीष को बताती थी। एक दिन माँ ने बहुत दुखी होकर कहा, अच्छा होता अगर सुमन की उसी दिन दुर्घटना में मर जाती। अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। सुमन के बारे में सोचते सोचते मेरे माता पिता दोनों बहुत बीमार हो गए। मैं उनकी देखभाल में व्यस्त थी। अब मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। दोनों भाई अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। बढ़ती उम्र के कारण घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। मेरा सुमन से करीब आना भी कम हो गया था। इस घटना को 2 साल बीत चुके थे और अचानक एक दिन मुझे अस्पताल से फ़ोन आया। मैं खुश थी क्योंकि मुझे लगा था कि सुमन ठीक हो जाएगी, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन पर जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बहन गर्भवती है और उसकी तबीयत बहुत खराब है। यह खबर सुनते ही घर में हंगामा मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया यह कैसे संभव है। उनकी बातें सुनकर हमें लग रहा था कि हमारी बर्बादी के दिन चल रहे हैं। हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, जिसका मतलब था कि किसी ने सुमन की बेहोशी का फ़ायदा उठाया है। मेरी बहन पूरी तरह बेहोश थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह अस्पताल में हुआ, क्योंकि मेरी बहन वहां से कहीं नहीं जा सकती थी। यह हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था कि मेरी बहन कोमा में चली गई। उससे भी बड़ा सदमा यह था कि कोमा में रहते हुए भी वह गर्भवती हो गई। अचानक तबीयत बिगड़ने पर जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो डॉक्टर यह देखकर हैरान रह गए कि 2 साल में से कोमा में रहने वाली लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन यह संभव नहीं था। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि यह सब कैसे हुआ। जब मैं अस्पताल गई तो सुमन अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। किसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। हम मिडिल क्लास लोग थे, कोई क्या कहेगा। मेरे भाई ने अस्पताल में असली बात पर सवाल उठाया, हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। हम देखना चाहते हैं कि वास्तव में हमारी बहन के साथ यह गंदा काम किसने किया। पूरा स्टाफ वहीं पर बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा सीसीटीवी खराब है। यह उनके व्यवहार से स्पष्ट था। वहाँ सब इस मामले में अस्पताल के लोग भी शामिल थे। डॉक्टर और वार्ड बॉय कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। मेरी बहन के साथ जो हुआ वह उसी अस्पताल में हुआ, लेकिन कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि इससे बदनामी होती। अस्पताल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन मेरे भाई को समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। मेरे भाई ने पुलिस के पास जाने की धमकी दी। मैं वास्तव में अस्पताल में सुमन के पास रहना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने गुस्से में मुझसे कहा, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ लोग एक बेहोश लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो तुम्हारा क्या होगा। मैं अपने भाई के सामने कुछ नहीं कह सकती और मैं उसके साथ घर चली गई। सभी ने कहा कि हमें अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए, लेकिन मेरे पिता ने कहा अगर लोगों को पता चला कि सुमन गर्भवती है तो हम बदनाम होंगे। मैंने सोचा उसमें बदनामी कहाँ से आती है। बेचारी पिछले 2 साल से कोमा में है। उसे यह भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, तो इस सब में उसकी क्या गलती। अब मुझे इस समाज और उन जालिमों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था। मेरे परिवार के लोग भी बदनामी के डर से चुप थे। आखिर एक मध्यम वर्ग के परिवार की यही मजबूरी होती है, जो चाहकर भी कुछ कम नहीं कर उठा सकते। 2 दिन हो गए थे, तब अस्पताल से दोबारा फ़ोन आया कि सुमन मर गई है, उसका शव ले जाओ। यह सुनकर मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया और मैं वहीं पर ही बैठ गई। तब भाई ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। जब मैंने उन्हें यह बताया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुनकर हम सभी हैरान रह गए। हम उम्मीद कर रहे थे सुमन बेहतर हो जाएगी, लेकिन वह इतनी तकलीफ़ों को सहते हुए इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। करीब 2 साल बाद आखिरकार सुमन को घर लाया गया और वह भी इस अवस्था में, सफ़ेद कपड़े में लिपटी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह संतुष्ट होकर सो रही हो, जैसे वह बहुत दिनों में सोई नहीं हो। अब उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी ज़िंदगी की जंग जीत ली हो। वह भी इस ज़िंदगी से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। मेरी ज़िंदगी मेरी बहन के बिना अधूरी थी। अब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिरकार मेरी बहन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब मेरा भाई अनुष्ठान से घर आया तो वह भी बहुत दुखी होकर
दीवार को पीटना शुरू कर दिया और इस पर अपना गुस्सा उतारने लगा। माँ भी बार बार बेहोश हो रही थी। सभी की हालत देखी नहीं जा रही थी। पूरा घर चीख पुकार से गूंज उठा। केवल हम ही जानते थे कि सुमन अपने गर्भ में पल रहे जीवन के साथ ही मर गई। जैसा कि हम जानते थे कि यह काम अस्पताल में से किसी का है। डॉक्टर के मुताबिक जिस शख्स को पकड़े जाने का डर था उसने सुमन का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था, जिससे सुमन की दम घुटने से मौत हो गई। सुमन का ऑक्सीजन मास्क जानबूझकर हटाया गया था। इस काम को करने वाले लोग यह अच्छी तरह जानते थे कि यह मध्यम वर्गीय घरों में लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रहते हैं। भगवान उन दोनों लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा, एक जो सुमन को कार से उड़ाकर भागा और दूसरा जिसने सुमन के साथ गंदा काम किया और उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर दिया। मैं चाहकर भी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सके। एक मध्यम वर्ग के परिवार की सबसे बड़ी मजबूरी यही होती है। मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और मेरी भी शादी हो गई, लेकिन मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरी बहन की स्थिति का फ़ायदा उठाया। लेकिन कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई कि जिस अस्पताल में मेरी बहन थी वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले 5 सालों से बड़ी चालाकी से लोगों की इज्जत के साथ खेल रहे थे। अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन का गुनहगार कौन है, लेकिन यदि तीनों में से कोई है तो उन्हें बराबर सज़ा सुनाई गई है। इसीलिए मेरे दिल को अभी ठंडक मिली, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि मेरी बहन के साथ जिसने यह घिनौना काम किया, आखिर उसे अपने किए की सज़ा मिल गई। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि किसी की आर्थिक स्थिति का फ़ायदा ना उठाया जाए और अस्पताल जैसे क्षेत्रों में कभी भी किसी मरीज को अकेला ना छोड़िए और किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऐसे घिनौना काम करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी चाहिए। जो लोग समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए मुंह नहीं खोलते हैं और न ही ऐसे व्यक्तियों को सज़ा दिलाते हैं, उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह समाज ही है जो हमारे साथ अच्छा और बुरा दोनों करता है। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।